एक शख्स अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के गांव पहलगांव में वेस्टर्न घाटी घूमने के लिए जाता है, जिसे कि लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अब ये शख्स अपनी पत्नी के साथ घूमता घूमता थक हार जाता है, तो इसके बाद ही एक दुकान पे जाके बैठता है और वहाँ पे मैगी का ऑर्डर देता है कि भैया 2 प्लेट मैगी बना दो। तभी क्या होता है, 3 लोग आते हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और उन्होंने फौजी की ड्रेस पहनी हुई होती है, और वो तीनों लोग इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी उन तीनों में से एक शख्स इनके पास आता है और इस शख्स से पूछता है कि जरा कोई कलमा वगैरह सुनाओ। अब ये बैठा हुआ शख्स बोलता है कि कलमा वगैरह सुनाओ, क्या कह रहे हो? तो चलो कोई आयत आती हो वही सुना दो। तो ये कहता आयत आ रही है, भैया क्या कह रहे हो आप लोग, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये तीनों में से जो एक शख्स आया होता है वो उससे पूछता है, तुम हिंदू हो मुसलमान हो, तुम्हारा धर्म क्या है? तो वो कहता है पूछ क्या रहे हो, मतलब क्या है? तो चलो अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अब वो शख्स जो है अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। और जैसे ही वो शख्स अपना नाम बताता है कि शुभम द्विवेदी मेरा नाम है, तो ये जो शख्स था जिसके हाथ में अत्याधुनिक हथियार था और फौजी की ड्रेस में था, ये क्या करता है, उसके सर पे बंदूक लगता है और गोली चला देता है। और इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चल रही होती हैं। लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे उनका नाम पूछा जा रहा था, उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था, उनसे आयतें पूछी जा रही थीं, और जो ये चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे थे उन सबको पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोली मार दी जाती है। और कुछ लोगों के तो पैंट उतरवा के उनको चेक किया गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। और इसके बाद दोस्तों लगभग 28 लोगों की हत्या कर दी गई थी पॉइंट ब्लैंक से, और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोस्तों ये घटना ने पूरे देश को हिला दिया, और इसके बाद में जो भारत सरकार है इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे शोर जोर से है। लेकिन दोस्तों आखिर उस दिन वेस्टर्न घाटी में हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ था, आज की कहानी उसी के ऊपर है। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से, और अनंतनाग का ही एक गांव लगता है पहलगांव। दरअसल होता क्या है, कानपुर का ही एक थाना है जिसका नाम है महाराजगंज, और महाराजगंज के अंतर्गत ही एक जगह लगती है हाथीपुर। दरअसल यहाँ के रहने वाले एक सीमेंट कारोबारी होते हैं जिनका नाम होता है शुभम द्विवेदी, और उनकी शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी के बाद में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सारे होते हैं, धूमधाम से शादी होती है और ये बहुत खुशमिजाज लोग होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग जो है बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं कि चलो कहीं बाहर घूम के आया जाए, गर्मी भी बढ़ती जा रही है और छुट्टियां भी पड़ गई हैं। अब ये लोग जैसे ही प्लानिंग करते हैं तो इनके परिवार के और भी लोग इनके साथ घूमने के लिए बोलते हैं कि चलो हम भी घूमने चल रहे हैं। तो सभी लोग जब अपना नाम लिखवाते हैं तो टोटल 9 लोग होते हैं, और इसके बाद 16 फरवरी 2025 को ये 9 के 9 लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद में जो श्रीनगर की सुंदर सुंदर जगह थी उन सारी जगह को ये लोग विजिट करते हैं। पहले सोनमर्ग जाते हैं, फिर गुलमर्ग जाते हैं, और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना वेस्टर्न घाटी चला जाए, क्योंकि उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब दोस्तों ये 9 लोग थे, अब 9 लोगों में से 5 लोग तो इसे पोस्टपोन कर देते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन 4 लोग जो होते हैं वो वेस्टर्न घाटी घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब 4 लोगों में कौन कौन थे? शुभम था, उसकी पत्नी थी, उसका चचेरा भाई था और उसकी पत्नी थी। अब वेस्टर्न घाटी जाने के लिए दोस्तों होता क्या है, पहलगांव से नीचे से ही रास्ता है, पहाड़ी का रास्ता है, जहाँ पे कि या तो सिर्फ पैदल जाया जाता है या फिर घोड़े के रास्ते जाया जाता है, यानी कि घोड़े पे बैठ के जाया जाता है। और ये इसकी दूरी बता देता हूँ, लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी है इसकी। अब 10 से 12 किलोमीटर दूर दोस्तों जिन लोगों को आदत है वही सिर्फ पैदल जा सकते हैं, नहीं तो सारे लोग घोड़े पे बैठ के जाते हैं। अब होता क्या है, शिवम और उसकी पत्नी और उसके जो 2 साथी होते हैं ये भी घोड़े करते हैं और वहां से वेस्टर्न घाटी के लिए निकल जाते हैं। पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है।
अब ये लोग वेस्टर्न घाटी चले जाते हैं और अपनी अपनी वाइफ के साथ घूम रहे होते हैं। तभी क्या होता है, शुभम और उसकी पत्नी एक दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे जाके मैगी ऑर्डर करते हैं। अब ये लोग जब मैगी ऑर्डर कर देते हैं तो वहाँ पे 3 लोग आके खड़े हो जाते हैं और वो इनकी बातें सुन रहे होते हैं। और वो तीनों लोग पुलिस की ड्रेस में होते हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और वो खड़े खड़े इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी उन तीनों में से एक आदमी इनके पास आता है और वो उनसे पूछता है कि भाई कोई कलमा वगैरह आता है, जरा सुनाओ। अब शुभम सुनता है कि कलमा वगैरह आता है, जरा सुनाओ क्या कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई आयत आती हो वही सुना दो। अब शुभम सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कह क्या रहे हैं। तो वो कहता है कि सर आप क्या कह रहे हो, आप कलमा सुनाओ या आयत सुनाओ। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम हिंदू हो। तो शुभम कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। अब जैसे ही शुभम द्विवेदी ने अपना नाम बताया तो ये क्या करता है, ये आतंकवादी होता है, फौजी की ड्रेस में होता है। ये अपनी बंदूक उठाता है और शुभम के सर पे लगाता है और तुरंत फायर कर देता है। अब जैसे ही वो फायर करता है तो शुभम की जो पत्नी है वहाँ पे बैठी हुई थी, वो ये सब चीज़ देखकर चौंक जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि आपने मेरे पति को क्यों मार डाला। वो बार बार इन आतंकवादियों से पूछती है कि आपने क्यों मार डाला, अगर इन्हें मार डाला तो मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार दो। लेकिन ये आतंकवादी कहते हैं कि ये वाली बात जाकर तुम मोदी से कहो कि तुम्हारे पति को हम लोगों ने मार डाला। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे ये गोलीबारी चल रही थी, वो खाली शुभम नहीं मारा था, और भी बहुत सारे लोग मारे थे। उन सबकी भी कहानी मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के 5 लोगों का एक ग्रुप होता है। उन लोगों में पति पत्नी, चाचा और बेटी और उनका एक दोस्त होता है। टोटल 5 लोग होते हैं। और जब ये गोलीबारी वहाँ पे चल रही थी तो ये 5 लोग क्या करते हैं, पास में ही एक टेंट होता है, उसमें जाकर छुप जाते हैं। अब जब ये लोग उसमें जाकर छुप जाते हैं तो उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी उस टेंट के बाहर खड़ा होता है और वो उसके अंदर एक शख्स होते हैं बुजुर्ग, उनकी उम्र 54 साल होती है, उनका नाम होता है संतोष जगदाले। वो आतंकवादी संतोष जगदाले से चौधरी कह के बोलते हैं, अरे चौधरी जरा तुम बाहर आओ, तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, चलो बाहर आ जाओ। अब संतोष जगदाले बेचारे बुजुर्ग आदमी डरते घबराते हुए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर उनका परिवार भी है, इसीलिए वो चुपचाप बाहर आ जाते हैं। अब वो फौजी जो होता है आतंकवादी, वो संतोष जगदाले से कहता है कि चलो कलमा सुनाओ। अब संतोष जगदाले बेचारे बुजुर्ग आदमी डरे घबराए सहमे हुए, वो कहते हैं कि कलमा, वो चलो आयत ही सुना दो। वो नहीं सुना पाते। हिंदू हो ना तुम? वो आतंकवादी कहता है, वो संतोष जगदाले कहते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ। दोस्तों ये सारी बातें संतोष जगदाले की बेटी आसवारी जगदाले ने बताई है मीडिया को, वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही पता चलती है कि संतोष जगदाले एक हिंदू है, तुरंत वो आतंकवादी क्या करता है, संतोष जगदाले में 3 गोली मारता है, जिसमें से कि पहली गोली उनके सर में मारी थी, दूसरी गोली उनकी पीठ में मारी थी और तीसरी गोली जो है उनके कान के पास मारी थी। अब जैसे ही ये 3 गोली चलती हैं तो संतोष जगदाले के भाई होते हैं जिनका नाम है कौस्तुभ। अब कौस्तुभ जैसे ही देखते हैं कि उनके भाई को बाहर गोली पड़ गई है तो कौस्तुभ दौड़े दौड़े बाहर आते हैं और अपने भाई को भाई कह के जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। अब ये आतंकवादी देखते हैं कि ये जो दूसरा बुजुर्ग आदमी है इस पहले वाले संतोष जगदाले को भाई कह के बुला रहा है, मतलब कि ये भी हिंदू है, तो इससे कुछ पूछना ताछना तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, 4-5 गोली कौस्तुभ में भी मार डालते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 7 का एक गांव लगता है जिसका नाम है भूसली, और वहाँ के नेवी लेफ्टिनेंट होते हैं जिनका नाम होता है विनय अग्रवाल, जिनकी की 16 अप्रैल 2025 को हिमांशी नाम की लड़की से शादी हुई थी, जो कि पोस्टेड थे केरल के कोची में। और वो लोग क्या चाहते थे, शादी के बाद में यूरोप घूम के आए। अब उन लोगों ने यूरोप का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन वो वीज़ा जो है रद्द हो गया। अब जब ये वीज़ा रद्द हो गया तो ये विनय अग्रवाल क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वीज़ा रद्द हो गया तो क्या हुआ, हमारे हिंदुस्तान में भी एक मिनी स्विट्जरलैंड है जिसे कि वेस्टर्न घाटी कहा जाता है।
हम लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड में चलते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर की टिकट कराते हैं। उसके बाद 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये अपना जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर घूमते हैं और फिर ये एक ट्रिप प्लान करते हैं पहलगांव की, क्योंकि मिनी स्विट्ज़रलैंड है और जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब ये लोग क्या होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जब ये गोलीबारी चल रही होती है तो उसमें विनय अग्रवाल को भी गोली लग जाती है उन्हीं की पत्नी के सामने। और उनकी पत्नी भी वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और फौजियों से कह रही थी कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। तो वो फौजी विनय अग्रवाल की पत्नी हिमांशी से भी यही कहते हैं कि ये वाली बात जाकर तुम मोदी से पूछो कि हमने इसे क्यों मारा, उसे बताना कि हमने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है। दोस्तों, जैसे ही विनय अग्रवाल के परिवार के लोगों को ये वाली बात पता चलती है कि उनका बेटा, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट है, उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल होता क्या है, 2 मई को विनय अग्रवाल का जन्मदिन था। इन लोगों का प्लान था कि जब ये लोग कश्मीर से मिनी स्विट्ज़रलैंड से घूम के आएंगे तो उसके बाद विनय अग्रवाल का जन्मदिन जो है वो धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि शादी के बाद ये पहला जन्मदिन है। लेकिन उनको क्या पता था कि जो शख्स यानी कि विनय अग्रवाल हनीमून के लिए कश्मीर गया है, उसे कश्मीर में गोलियों से भून दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, विनय अग्रवाल के परिवार का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। अनंतनाग जिले का ही एक और शख्स है जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह, जो कि घर में कमाने खाने वाला एक ही आदमी है और वो घोड़ों का काम करता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये शख्स क्या होता है, रोजाना अपने घर से निकलता है, ये किसी के पास काम करता है जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं। अब ये 22 तारीख की बात है। तो होता क्या है, ये अपने मालिक के पास जाता है और रोजाना इसको एक ही घोड़ा लेके जाना था, एक ही घोड़ा लेके आना था, क्योंकि समय लगता है 2-2.5 घंटे जाने में, 2-4 घंटे जो सैलानी इनके साथ होते हैं उसमें, और 2-2.5 घंटे आने में, यानी कि पूरा दिन लग जाता है और आने और जाने में। अब ये शख्स क्या करता है, सैयद आदिल, ये क्या करता है, अपने मालिक के पास जाता है और घोड़ा लेकर वैष्णो घाटी की ओर निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो ग्राहक आते हैं, जो सैलानी होते हैं, वो इनसे घोड़ों का रेट लेते हैं, मोल भाव जो करना होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद तय होने के बाद जो सैलानी हैं वो घोड़े पे बैठ जाते हैं और जो घोड़ा चलाने वाले होते हैं ये पैदल होते हैं। अब रास्ते में जाते जाते क्या होता है दोस्तों, बोलचाल हो ही जाती है, मित्रता हो जाती है। तो सैयद आदिल भी ऐसे ही अपने जो सैलानी था, कस्टमर, उसे लेके जाता है और जो मेन गेट है उससे 50-60 मीटर दूरी पे ये लोग घोड़ा रोक लेते हैं। उसके बाद मालिक जाते हैं, जो सैलानी हैं वो घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो घोड़े वाले होते हैं ये बड़े प्यार से, इज्जत से बात करते हैं, बताया जाता है, वैसे रियलिटी में तो ये लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये लोग उनसे कहते हैं कि साहब आप अंदर घूम के आइए, बहुत सुंदर व्यू है, अगर आप कहें तो हम आपके साथ चलें, आपके फोटो वगैरह खींच देंगे। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि जो सैलानी होते हैं वो इनसे खुश हो जाएं और टिप के तौर पे इन्हें कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दें। अब होता क्या है, जैसे ये आतंकवादी वहाँ पे हमला कर रहे थे तो सैयद आदिल क्या करता है, उन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करता है कि तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो, ये बेगुनाह लोग हैं, निहत्थे हैं, तुम इनके ऊपर गोली चला रहे हो। तो वो बीच बचाव करने के चक्कर में वो आतंकवादी जो है सैयद आदिल पे भी गोली चला देते हैं और उसे मार डालते हैं। और जब उसे वो मार डालते हैं, इसके बाद कई लोगों में फायर करते हैं उल्टी सीधी जगह। अब इसके बाद क्या होता है, आतंक वहाँ से भाग जाते हैं। तो एक कश्मीर का भी शख्स मारा गया था। एक और कहानी सुनाता हूँ। बिहार के जिला रोहतास के एक एरिया पड़ता है अपोरी, वहाँ के मनीष रंजन हैं जिनकी उम्र है 42 साल, जो कि IAB ऑफिसर हैं और हैदराबाद में पोस्टेड हैं। वो और उनकी पत्नी कश्मीर घूमने का प्लान करते हैं। उनका एक बेटा होता है 12 साल का और बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 8 साल। अब ये लोग भी वहाँ पे घूमने की प्लानिंग करते हैं और जब ये लोग वहाँ पे घूम रहे थे तो क्या होता है दोस्तों, जो मनीष रंजन होते हैं उनको भी आतंकवादी पकड़ लेते हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं और उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके बेटे के सामने मनीष रंजन को गोली मार दी जाती है।
और ये सारी चीज़ें उनके बेटा बेटी और उनकी पत्नी दोस्तों वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे। वो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और आतंकवादी कुछ नहीं देखते, वो मनीष रंजन को गोली मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें टोटल 28 लोग मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो आतंकवादी हैं वो सिर्फ आदमियों को चुन चुन के मार रहे थे, उनका धर्म पूछ रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे, उनसे कलमा पढ़वा रहे थे, उनसे आयतें पूछ रहे थे। और जो लोग नहीं बता पा रहे थे उनका पैंट उतरवा के उनको चेक कर रहे थे, उसके बाद गोलियों से भून रहे थे। जब उनकी पत्नियां कह रही थी कि तुमने इनको क्यों मारा, हमें भी मार दो, तो वो कह रहे थे कि ये वाली बात जाके मोदी से कहो कि हमने तुम्हारे पति को मारा है। इसमें उन्होंने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया था। अब दोस्तों जब लिस्ट बनाई जाती है कि कहाँ कहाँ के लोग मारे गए, तो उस लिस्ट में मैं बताता हूँ यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा, यहाँ के लोग भी मारे गए हैं। आज से 2 साल पहले भी यहाँ पे एक बार हमला हुआ था, तो जिसमें 2 सैलानी मारे गए थे। मतलब वेस्टर्न घाटी में नहीं हुआ था, कश्मीर में हुआ था। वैसे क्या होता है, ये आतंकवादी जो होते हैं कभी भी टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं करते। आज से 2 साल पहले और किया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। वेस्टर्न घाटी में नहीं, कश्मीर में ही हुआ था। लेकिन अब की बार जो है इन्होंने क्या किया है, टूरिस्टों को पकड़ा है, उनसे नाम पूछा है, धर्म पूछा है, कलमा पढ़वाया है, पैंट उतरवाया है, और उसके बाद इन आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया है। दोस्तों इसमें 2 सैलानी और हैं जो कि विदेश के हैं, जिनमें कि एक नेपाल का है, एक यूएई का है, और 2 लोग जो है वो स्थानीय हैं, यानी कि कश्मीर के हैं। टोटल 28 लोग मारे गए हैं। आज से कई साल पहले की बात है, यानी कि 14 फरवरी 2019 की बात है, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। जब ये हमला हुआ था पुलवामा अटैक वाला, तब उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जो हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के TRF ने ली है। दोस्तों अब इन आतंकवादियों का जो है स्केच भी तैयार हो गया है। आतंकवादी तो कई थे, लेकिन 3 आतंकवादियों का स्केच तैयार हो गया है, जिसमें पहला है आसिफ फौजी, दूसरा है सुलेमान शाह और तीसरा है अब्बू तलहा। और इसका जो मास्टरमाइंड है दोस्तों वो है सैफुल्ला खालिद, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। अब दोस्तों आतंकवादियों का स्केच तैयार हो चुका है, और अब एक चीज़ अच्छी है कि पूरे देश की सारी पार्टियां अब देश की सरकार को सपोर्ट कर रही हैं। और सबको यही उम्मीद है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था जब मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करवाई थी, वैसे ही अब इन लोगों को घर में जाके घसीट के मारा जाए और इन सभी लोगों से बदला लिया जाए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है, ये बात स्पेशली मैं कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि टूरिस्टों के ज़रिए ही कश्मीर में पैसा आता है। ये लोगों की दाल रोटी चलती है, चूल्हा जलता है, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। लेकिन जिस तरह से टूरिस्टों को पकड़ के उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है, इस तरह से कश्मीर में कौन आएगा? और जब कश्मीर में कोई आएगा ही नहीं तो आप लोगों की दाल रोटी कैसे चलेगी? बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? कैसे अच्छा जीवन गुजारेंगे? इसीलिए कश्मीरी लोगों से बस एक ही बात कहनी है कि अगर वो इस तरह के किसी भी आतंकवादी को जानते हो या उसके बारे में कुछ भी जानते हो, तो वो सरकार को और पुलिस को इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि इन आतंकवादियों को ढूंढ के पकड़ के चुन के मारा जाए। एक और बात दोस्तों, मोदी सरकार की इसमें तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सिंधु जल जाता था वहाँ पे, उसको रोक दिया है। हमारे देश की 6 नदियों का वाटर जो है, यानी कि पानी जो है, 80% पानी पाकिस्तान जाता था। उस समय पे पाकिस्तान के लोग फिर भी रोते थे कि ये लोग हमारे यहाँ पे पानी नहीं भेजते। अब दोस्तों मोदी जी ने वो सिंधु जल जो थी प्रक्रिया, उसको रोक दिया है ताकि उनके यहाँ पे पानी ना जाए, ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि आज से 1-1.5 साल पहले वो आटे के लिए जो रो रहे थे, अब वो पानी के लिए भी रोएं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।